दोस्तों नमस्ते। पंकज कला एवं ज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा जिला जलगांव। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय हमने जान लिया है। उसमें हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप पर हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई है आपके साथ। अब हम आज हिंदी का काल क्रमानुसार विकास किस प्रकार है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के ये तीन कालों के बीच में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है और उसका विकसित रूप मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व माने तो उसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधित्व माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं, प्राकृत काल में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्रायः 40% से भी ऊपर हो गए हैं। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी सन से माना जाता है। इस तरह हिंदी का विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग पौने 10 वर्षों यानी 1000 से 1975 तक में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम पहले आदिकाल को देखेंगे। आदिकाल की समय अवधि इस प्रकार है, 1000 से 1500 ईस्वी सन तक। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों अर्थात स्वर व्यंजन का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती है। मुख्य अंतर ये हैं, एक उसमें हम देखते हैं अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, औ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर और जुड़ गए, उसमें ए और औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः ए, औ था। दूसरे में हम देखते हैं च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्ष हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्ष हो गए हैं और ये स्पर्श संघर्ष ही रहे हैं। न, र, ल, स। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थे, आदिकाल में ये वर्ज्य हो गए। अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे, आदिकाल हिंदी में इनका विकास हुआ है। न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल, क महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन में वे प्रयुक्त हो गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों जो स्वरानुक्रमों के तथा व्यंजना के क्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है, जो अपभ्रंश में मिलते हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी सन के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी सन तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण समवेत अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों से भिन्न है। वह किस प्रकार भिन्न है, मैं आपको बताता हूँ। अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कार्य के रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि पाली प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग बना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार
अपने प्रारंभ चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख 2 या 3 ही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी, अर्थात संस्कृत की शब्दावली जो है उसमें बहुत सारी बढ़ने लगी थी। मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, पारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आ गए थे। जिस प्रकार की परिस्थिति थी, जिस प्रकार के लोग आ रहे थे, उसी प्रकार के शब्द भी हिंदी में आ रहे थे। नए नए शब्दों का भंडार हिंदी में जो है आ रहा था। भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की संभावना हो सकती है कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी रचनाकार अर्थात प्रमुख विद्वान अर्थात साहित्यकार इस प्रकार के हैं, जो गोरखनाथ है, विद्यापति है, नरपति नाल्ल है, चंद बरदाई है और कबीर की रचनाएं इस काल में मिलती है। और इस काल में इन रचनाओं में ये शब्द भी इस प्रकार के मिलते हैं। दोस्तों, हम आगे चलकर मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी का विकास काल क्रमानुसार किस प्रकार रहा है, ये अगले इसमें मैं बातचीत करने वाला हूँ। फिलहाल आज हमने आदिकाल हिंदी के विकास की अवस्था आदिकाल में किस प्रकार रही है 1000 से 1500 ईस्वी सन तक, और कौन से साहित्यकारों की रचना इस आदिकाल में थी, यह हमने आज देखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।